चलो देखो, हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास में आप लोगों को एक रूल रटवाए थे कि द्वंद्व संघ में और छिपे, दिगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी कोय सजावत है, विशेष संघ विशेषण ले कर्मधारय कोय बनावत है, बहुव्रीहि यहाँ पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान दोहरावत है ना। ये बताए थे जैसे और जहाँ छिपा रहेगा माता पिता ना, भाई बहन, दिन रात, तो और छिपा है दिन और रात, सुख दुख, पाप पुण्य, धर्माधर्म। धर्माधर्म खूब पूछता है, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म ऐसे जुड़ा रहेगा, धर्माधर्म ना ऐसे डायरेक्ट रहेगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। धर्माधर्म, धर्माधर्म देखो जुड़ा हुआ है ना पूरा, तो धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। यहाँ विलोम शब्द भी द्वंद्व में विलोम मिलेगा, पाप पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य ना, यहाँ द्वंद्व मतलब विलोम भी देखने को मिले। द्वंद्व संघ में और छिपे, और दिगु में पहला गणना पद आएगा। दिगु में क्या आएगा? गणना पद। जैसे चौराहा, क्या है? चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। तिरंगा, त्रिफला ना, त्रिफला, इलेक, त्रिभुवन। ये मत सोचना कभी कभी ऐसा रहेगा जो तीसरे पद को दिखाएगा प्रधानता, जैसे त्रिलोचन, तीन नैनों वाले ना, चतुर्भुज, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। इसको आप क्या मत समझिएगा, यहाँ चतुर्भुज यानी यहाँ संख्या यहाँ भी है, लेकिन यह किसी तीसरे पद की प्रधानता को बताता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बारह सिंघा बहुत इंपॉर्टेंट है, बारह सिंघा, बारह सिंघा में दिगु नहीं है, बहुव्रीहि है। कौन सा? एक दंत, बहुव्रीहि समास है, एक दंत। अब एक चीज याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे याद रखना कि अगर संख्या के साथ शरीर का अंग है, संख्या के साथ शरीर का अंग है, तो समझ जाना कि वो बहुव्रीहि है, वह बहुव्रीहि समास है। जैसे बारह सिंघा, सींग है, सींग क्या है? शरीर का अंग है, और बारह संख्या है, तो संख्या के साथ अगर शरीर का अंग लग जाए तो हो जाता है बहुव्रीहि। जैसे दशानन, आनन माने सिर, आनन, सिर क्या है? शरीर का अंग, और दस यानी क्या है? आनन माने सिर होता है, दशानन यानी रावण, तो यानी शरीर के साथ क्या लग गया है? शरीर, संख्या के साथ शरीर का अंग, तो समझ जाना कौन सा समास है? बहुव्रीहि। जैसे एक दंत, एक दंत यानी गणेश को कहते हैं क्या? एक दंत दूसरा कोई है शायद, हाँ गणेश जी को ही कहते हैं, हो गया एक दंत। तो आप समझ जाना, पहले ये बताओ दांत है क्या? शरीर का अंग, और एक संख्या है, तो संख्या के साथ अगर शरीर का अंग मिल जाए तो समझ जाना कौन सा है? बहुव्रीहि। अगर संख्या के साथ शरीर का अंग नहीं मिल रहा है तो समझ जाना वो क्या है? दिगु समास। जैसे चौराहा, चौराहा में कहीं शरीर का अंग मिल रहा है? नहीं, संख्या ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ना। तिरंगा, तिरंगा में बताओ कहीं शरीर का अंग मिल रहा है, तो ये सब कौन सी समास? दिगु। तो दिगु और बहुव्रीहि में अंतर समझ में आया? कभी कभी पीताम्बर, पीला है, हाँ पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करना ना, पीताम्बर, इसमें बहुव्रीहि भी देता है और कर्मधारय भी देता है ना। पीताम्बर में भी बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों देता है। ठीक, विशेष विशेषण यहाँ नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीलकंठ भगवान शंकर को भी कहते हैं। नीलकंठ किसको कहा जाता है? भगवान शंकर को भी कहा। और नीलकंठ विशेष और विशेषण भी है, तो यहाँ कर्मधारय भी है और कौन? बहुव्रीहि, कर्मधारय और बहु। तो कुछ समास ऐसे हैं जिसमें दोनों में कंफ्यूजन खूब होगा। जैसे नीलकंठ देखेंगे तो कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि। नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान शिव को। अगर हाँ वही भोले बाबा भगवान शिव को, तो बताओ तीसरे पद की प्रधानता होगा कि नहीं? तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? दोनों। समझ गए? तो कर्मधारय ज्यादातर आपके यहाँ देगा, पीताम्बर में, पीताम्बर में देगा कर्मधारय, और इसमें नीलकंठ में कर्मधारय देगा, तो आप समझ के रखना। ठीक, अब हम लोगों को देखना है जो कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट रह गई है। जैसे आप लोगों ने कल क्या देख लिया था कि समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास। जब दो शब्द व्याकरणिक नियम से जुड़े हुए हों तो उसे शब्द न कह के बल्कि पद कहते हैं। जैसे माता और पिता, बीच में योजक चिन्ह लिखा है जो व्याकरणिक नियम है। क्या है? व्याकरणिक। जब दो शब्द किसी व्याकरणिक नियम से जुड़े हुए हों तो उसे पद कहते हैं। बता लोगे? जब दो शब्द जैसे माता और पिता दोनों के दोनों शब्द हैं, अक्षरों के मेल से क्या बनता है? शब्द जिसका अपना सार्थक अर्थ हो। तो माता और पिता दोनों शब्द है और दोनों का अपना सार्थक अर्थ है, और एक किस नियम से किससे जुड़े हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह व्याकरणिक नियम है। तो जब दो शब्द व्याकरणिक नियमों से जुड़े हुए हों तो उसे शब्द न कह करके बल्कि
पद कहते हैं। अब आ जाएगा पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। जैसे पंचतंत्र ना, लिख लो पंचरत्न। देखो हम इसी से बता रहे हैं, तब हम आपको लिखाते चलेंगे। पंचरत्न, पंचरत्न पूरा जुड़ा हुआ है ऐसे एक साथ, रत्न, पंचरत्न। अब यहां देखो इसमें दो जो तोड़ सकते हो, जैसे पंच प्लस रत्न, पंच और क्या रत्न, पंच लिख दिए और रत्न। जो पहले आता है ना, जो पहले आया इसे कहेंगे पूर्व पद। पूर्व पद यानी पूर्व पद किसे कहते हैं, जो पहले आया, जो पहले आया उसे पूर्व पद। और जो बाद में आता है ना, बाद में उसे उत्तर पद कहते हैं। अब पूर्व पद और उत्तर पद में कोई कंफ्यूजन नहीं। उत्तर पद किसे कहते हैं, जो बाद में आता है। अब इसमें बताओ प्रधान पद और अप्रधान पद, या मुख्य पद, मुख्य पद या प्रधान पद कह लो ना, और अप्रधान पद या गौड़ पद कह लो। तो बताओ इसमें रत्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पंच? रत्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पंच? पंच का कोई मतलब है कि रत्न मेन, जैसे हम कहें पंचरत्न, तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको कौन? हाँ, रत्न। तो ये रत्न हो जाएगा क्या? प्रधान पद। तो जिस पद पर अर्थ का प्रभाव ज़्यादा पड़े उसे क्या कहते हैं? प्रधान पद या मुख्य पद ना। और जिस पद पर अर्थ का कम प्रभाव पड़े उसे अप्रधान पद या गौण पद, अप्रधान पद या इसी को गौड़ पद कहते हैं। अप्रधान पद या गौड़ पद, आप खुद ही समझ रहे हो ना। इसे मुख्य पद भी कहते हैं, मुख्य पद। तो आप पहले ये बताओ प्रधान पद किसे कहते हैं? हाँ, जिस पद पर, हाँ, जिस पद पर अर्थ का ज़्यादा प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो अर्थ का ज़्यादा प्रभाव, अर्थ का ज़्यादा। आप लिख पाओगे, बना पाओगे इसका परिभाषा? जिस पद पर अर्थ का ज़्यादा प्रभाव पड़े उसे प्रधान पद या मुख्य पद कहते हैं। और जिस पद पर अर्थ का कम प्रभाव पड़े, क्या? कम प्रभाव, तो उसे क्या कहेंगे? अप्रधान पद या गौण पद, अप्रधान पद या गौण पद। क्लियर? कहीं दिक्कत हो तो बताओ, समझ गए? तो प्रधान पद किसे कहेंगे या मुख्य पद किसे कहेंगे, समझ, कोई पूछेगा आप बता पाओगे? हाँ, हम जैसे नील लिखें, कंठ लिखें, तो बताओ नीलकंठ में कौन पूर्व पद है, कौन उत्तर पद है? नीलकंठ, नीलकंठ ऐसे ही लिखा जाएगा ना, ये कंठ सही है। नीलकंठ, नील कौन सा पद है? पूर्व पद, और कंठ उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखो एक चीज होता है विशेष्य और विशेषण, यही समझ लो। विशेष्य और विशेषण, विशेष्य किसे कहेंगे और विशेषण किसे कहेंगे? विशेषण माने जो आपने इंग्लिश में पढ़ा था, रंग रूप गुण दोष आकृति आकार का जो बोध कराता है वही कहलाता है क्या? विशेषण। और देखो नील जो है, नीला, नीला रंग है। अगर रंग रूप गुण दोष आकृति आकार का कोई बोध कराए तो उसे क्या कहते हो? विशेषण। तो नील इसे कहते हैं विशेषण, विशेषण। और कंठ जो है इसे विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष्य। विशेष्य हमेशा संज्ञा होगा, क्या? संज्ञा। और ये विशेषण हमेशा विशेषण ही रहेगा। तो विशेष्य संज्ञा होता है, जैसे कुछ भी, जैसे माता पिता में दोनों के दोनों, देखो दोनों के दोनों विशेष्य होंगे, दोनों के दोनों संज्ञा होंगे। मदर और फादर इंग्लिश में पढ़ लिए हो, कॉमन नाउन, कौन सा नाउन? काम। तो ये नीलकंठ विशेष्य विशेषण समझ रहे हो ना। काली मिर्च, अगर हम बोले काली मिर्च तो बताओ इसमें विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है? हाँ, विशेषण है काली और मिर्च है विशेष्य, मिर्च है विशेष्य। तो विशेष्य और विशेषण समझ गए? विशेष्य और विशेषण। उपमेय और उपमान जानते हो? जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए, ठीक। ये उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय और जिससे तुलना की जाए उपमान। क्लियर? तो पहले ये लिख लो, इतना उतारो, विशेष अपने मन से लिखो। हम कहो तो लिख दे। प्रधान पद किसे कहते हैं? जिस पद पर
अर्थ का ज़्यादा प्रभाव पड़े उसे प्रधान पद, और जिस पद पर अर्थ का कम प्रभाव पड़े उसे अप्रधान पद या गौड़ पद कहते हैं। ठीक, उतार लो। चलो देखो, नीलकंठ में भी देगा ना, नीलकंठ में कौन सा, कर्मधारय भी देता है और बहुब्रीहि भी। तो कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों देता है। कहीं कहीं बहुत कन्फ्यूजन मिलेगा, जैसे 12 सिंघा में क्या मिलेगा, बहुब्रीहि। 12 सिंघा में तो 12 सिंघा वाले में तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर संख्या के साथ शरीर का अंग मिल जाए तो समझ जाना कौन सा समास है, बहुब्रीहि। जैसे दशानन, त्रिलोचन, चतुर्भुज, चतुरानन, आनंद, देखो सब में लगा है चतुरानन, आनंद माने सिर। गुरु भाई, गुरु भाई एक इम्पोर्टेंट है, याद करके रखना कौन सा, कर्मधारय है इसमें। क्यों? क्योंकि प्रथम पद और उत्तर पद की वजह से। अब देखो, अब लिख रहे हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, अब हम समास को तोड़ रहे हैं, कितने भाग में, 6 आपको पढ़ाए थे। अब तक दादा, अब तक दादा, उसको मुख्य तो 4 हैं ना। तो इस समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। इसको आपने 4 भाग में बांटा था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ चौथा, ठीक, कितने भाग में, 4। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक। उसके बाद अव्ययी भाव समास, फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की बात, हाँ, बहुब्रीहि। अच्छा, एक सीक्वेंस अगर आपको लिखना हो ना तो क्या करो, पहले लिख लो अव्ययी भाव, फिर लिख लो बहुब्रीहि ना, फिर लिख लो बहुब्रीहि। तो उससे क्या फायदा होगा ना, इसका प्रथम पद प्रधान होता है और उसका उत्तर पद ना, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा ना। और इसका दोनों पद, देखो हम लिख रहे हैं जैसे वैसे ज़्यादा करोगे ज़्यादा बेहतरीन पड़ेगा आपको। पहले अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष लिखो। कौन सा, तत्पुरुष। अभी हम बता रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, तत्पुरुष। हाँ, घबराना मत, अभी तत्पुरुष सही लिखे हैं, तत्पुरुष ना, तत्पुरुष समास। फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक, द्वंद्व। उसके बाद लिखो अगला कौन सा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय। सॉरी, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। चलो हम बता रहे हैं, देखो कैसे याद करोगे। अव्ययी भाव समास आप पहले इतना जैसे हम कह रहे हैं वैसे आप याद कर लो। बहुब्रीहि, अव्ययी, फिर तत्पुरुष, फिर द्वंद्व, फिर बहुब्रीहि। इस तत्पुरुष के 2 भेद और हैं। इस ऐसा क्यों लिखे, अब समझो। अव्ययी भाव लिखने से ना, अ से इसमें प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद। अब आपको ये तो बताना नहीं पड़ेगा कि इसमें कौन पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, अभी पढ़ा दिए। पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद। इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। अब इसमें द्वंद्व में द्व से द्वंद्व और द से दोनों, यहाँ भी द लगा है, यहाँ भी द, इसका दोनों पद प्रधान, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं, कोई भी पद प्रधान नहीं, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये अब आप ध्यान से सुनना, प्रश्न कैसे देगा। ऐसा कौन सा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास। ऐसा कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास। ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, अव्यय। ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, या इसी को दे देगा अप्रधान होता है, या गौण पद होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। अप्रधान को ही क्या कहते हैं,
हाँ होते हैं। ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद गौण होते हैं? हाँ, कम प्रभाव बहुव्रीहि ना। ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद क्या होते हैं? गौण होते हैं। ठीक। ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं? दोनों पद अप्रधान। दोनों पद अप्रधान किसके होंगे? बहुव्रीहि समास। तो कई प्रश्न यहाँ से आपको मिला। अब देखिए, अब आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले अव्ययी, अव्ययी के बाद फिर कौन? तत्पुरुष। अव्ययी के बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष के बाद द्वंद्व, और द्वंद्व के बाद बहु। अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको एकदम सीक्वेंस, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, कोई नहीं, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, कोई नहीं, ऐसे याद हो जाएगा। अब इस तत्पुरुष के भी दो भेद हैं। तत्पुरुष के कितने? दो। एक को हम कहेंगे कर्मधारय और एक को कहेंगे दिगु। कौन सा? कर्मधारय। कर्मधारय, कर्मधारय समास। और एक को द्विगु समास। कौन सा? द्विगु। देखो, कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। कौन? उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान इसका क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाप का ही कौन सा पद प्रधान था? उत्तर। तो इसका गुण इसमें आ गया। हाँ, जीनेटिक्स समझ लो, इसका जीन इसमें आ गया। और इधर इसका भी कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद। अब बताओ, क्या जितना गुण पिता में है वही गुण बेटे में रह जाते हैं कि और ज़्यादा कुछ आ जाता है वर्तमान में? कुछ ज़्यादा, कुछ और टैलेंट आ जा रहा है वर्तमान समय में। तो इतने से इसका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों के पिता के पास गुण था, अगर वही टैलेंट हम लोगों के पास रह जाएगा तो हम लोग जी खा पाएंगे इस समय? पहले का समय और अब के समय में कितना अंतर है। टेक्निकल दुनिया है, तो इसी तरीके से ये जीवन यापन नहीं कर पाएगा अगर वही जो पिता के गुण है केवल वही गुण रह जाए पुत्र में। पिताजी मान लो खेती करते थे, अब भी पुत्र भी अब खेती करे तो जी पाएगा नहीं वर्तमान समय में। तो ये दोनों के कुछ और पद इसमें देखो, कर्मधारय में और चीज़ें आ जाएंगी। इसमें विशेष्य और विशेषण। इसमें क्या देखने को मिलेगा? विशेष्य। विशेष्य माने संज्ञा, विशेष्य माने और विशेषण। विशेष्य और विशेषण देखने को मिलेगा। इसमें उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान। ऐसे समझो कि ये विशेष और विशेषण एक्स्ट्रा गुण लिया, तो एक्स्ट्रा गुण लेकर के ये मान लो 100 दिन में 80 दिन जी रहा था, जी जाता। पिताजी वाला पाया ही था लक्षण, उससे कुछ काम चल जाता। फिर विशेष विशेषण मिला, अब 80 दिन जीवन जी लेगा, और ये उपमेय उपमान मिल गया, पूरा जीवन आराम से जी लेगा। इसमें क्या मिलेगा? इसमें पूर्व पद संख्यावाची। इसमें क्या मिल जाएगा? पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची, संख्यावाची। और पूर्व पद संख्यावाची के साथ इसमें शरीर का अंग जुड़ा नहीं होगा, और शरीर का अंग जुड़ गया तो समझ जाना, अगर क्या संख्या के साथ, किसके साथ? संख्या के साथ शरीर का अंग जुड़ा हो, शरीर का अंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। संख्या के साथ शरीर का अंग जुड़ जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। अब बताओ जरा, हम पूछ रहे हैं, चौराहा क्या होगा? चौराहा दिगु होगा कि बहुव्रीहि होगा? दिगु होगा। तुम लोग ऐसे तुक्का लगा रही हो। चौराहा बताओ, उसमें कहाँ शरीर का अंग जुड़ा है? संख्यावाची है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? दिगु। जहाँ संख्या आ जाए वहाँ कौन सा? दिगु। समझ गए? चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक, इसका उत्तर पद प्रधान होगा। कौन सा? उत्तर पद। 4 राहों का समूह। तो देखो, पूर्व पद संख्यावाची होगा और उसमें शरीर का अंग नहीं जुड़ा होगा। जैसे एक दंत, एक क्या है? संख्या, और दंत क्या है? शरीर का। 12 सिंघा, 12 क्या है? संख्या, और उसके बाद सिंह, शरीर का अंग। ऐसे जैसे हम लिख दें चतुरानन, 4 आनन है जिसके, यानी 4 सिर वाले ब्रह्मा, 4 सिर वाले, शरीर का अंग है आनन। ऐसे जैसे हम कह दें कि त्रिलोचन, 3 नयन है जिसके, शिव, त्रिलोचन। तो बहुव्रीहि है, यहाँ पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गौरावत हो, जो दूसरे के प्रधानता को बताता है, वही क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। ठीक, तो ये बहुव्रीहि। बताओ, अभी तक कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। और उसके बाद अगला समास कौन सा? तत्पुरुष। तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान? उत्तर।
अगर तत्पुरुष समास के दो भेद पूछ लेगा, तत्पुरुष से ही निकले हैं कौन कौन? कर्मधारय और दिगु। कर्मधारय और दिगु का भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। उत्तर पद ही क्या होगा? प्रधान। समझ गए? उत्तर पद प्रधान होगा। अब बताओ, कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? विशेष और विशेषण। और कर्मधारय समास में ही उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान। दिगु समास का कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान होगा ना। क्यों? क्योंकि कर्मधारय तत्पुरुष का ही ये। अब ऐसे याद करना, पुरुष के ही लड़के होते हैं, तो तत्पुरुष के दो लड़के, एक का नाम क्या? कर्मधारय और एक का नाम दिगु। पुरुष के ही लड़के होते हैं, तो एक का नाम कर्मधारय और दूसरे का नाम दिगु। एक का नाम कर्मधारय और दूसरे का नाम दिगु। समझ गए? तो जैसे अब अगर आप पूरा सेट करो, जो परिभाषा आपको बताए हैं, तो उसमें सब कुछ सेट हो जाएगा। अब इसमें देखो, पूर्व पद उत्तर पद, अगर हम पूछ लें ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? हाँ, दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व ना। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दे देगा कौन से समास के दोनों पद प्रधान होते हैं ना। दोनों पद प्रधान किस समास के होते हैं? द्वंद्व ना। उल्टा सीधा घुमा फिरा के पूछेगा, बता लोगे किस कौन से समास के एक भी पद प्रधान नहीं होते? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं। बहुव्रीहि सब समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। समझ गए? तो जितना घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा आप बता पाओगे। यहाँ से खूब प्रश्न पूछता है, इसको उतारो और तब हम लोग आगे करें। तब पहला हेडिंग डाल लो, क्या? अव्यय। देखो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला है अव्ययी भाव समास। देखो, अव्ययी भाव समास को ध्यान से समझना। अव्ययी भाव समास में अव्यय मिलेगा, अव्यय के साथ साथ उपसर्ग मिलेगा ना। उपसर्ग, उपसर्ग माने जो पहले जुड़ता है और प्रत्यय माने जो बाद में जुड़ता है। तो देखो अव्ययी भाव समास यहाँ दिख रहा है, देखो कशिश, अव्ययी भाव समास, भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसका कौन सा पद प्रधान होगा? पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा? पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, इसमें अगर आपको लिखना ही हो तो इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, ऐसे लिख लेना। इसमें विशेष क्रिया विशेषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रिया विशेषण। इसमें लिख लेना, इसमें क्या पाया जाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसका विग्रह नहीं किया जा सकता, क्रिया विशेषण पाया जाएगा। विशेषण, इसमें क्या पाया जाएगा? क्रिया विशेषण। इसका विग्रह नहीं किया जा सकता, इसका विग्रह नहीं किया। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में देखो क्या लिखोगे? संरचना। संरचना देखो, इसकी संरचना में पहला आ जाएगा उपसर्ग या अव्यय। उपसर्ग या, अब हम लोग ऐसा देखेंगे ना, जो उपसर्ग या अव्यय वाले समास हैं, उपसर्ग या अव्यय। अब इसी के देखो, हमने बताया कि अव्ययी भाव समास में या तो अव्यय से सब बना होगा या तो उपसर्ग से बना होगा। अब देखो, उपसर्ग और उपसर्ग जो होते हैं ना, तीन होते हैं। एक होता है हिंदी का, एक होता है उर्दू संस्कृत का, और एक होता है उर्दू का। उपसर्ग संस्कृत के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं और उर्दू के भी होते हैं। उर्दू, पहले ये समझ लो किसे उपसर्ग या प्रत्यय कहेंगे? जिस पे काल का, कारक का, लिंग का, वचन का कोई प्रभाव न पड़े। जैसे हिंदी में भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है? हाँ, भरपेट, अव्ययी भाव समास। क्यों? भरपेट। भरपेट पे देखिए, चाहे जो लगाओ, भरपेट में चाहे जो लगाओ। राम भरपेट खाना खाता है, सीता भरपेट खाना खाती है। बताओ, भरपेट में बदलाव हुआ? इस पर राम या सीता का, स्त्री का माने लिंग का कोई प्रभाव पड़ा? न तो स्त्रीलिंग का, न तो पुल्लिंग का। काल बताओ, काल यानी टेंस बदल दो। राम खाना खाता, राम भरपेट खाना खाता है, राम भरपेट खाना खाता था। बताओ, भरपेट में कोई बदलाव हुआ? तो जिस पर लिंग का, वचन का, काल का, कारक का नहीं प्रभाव पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय या उपसर्ग ना। अब आगे दुरुपयोग। दुरुपयोग, वह दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग, दुरुपयोग में कौन सा समास है?
अव्ययी भाव समास। लिखो संस्कृत के उपसर्ग लिख लो, कुछ संस्कृत के लिखो। यथाशक्ति, अनुमान, प्रतिदिन, प्रतिमास। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिमास। प्रति देखो ये प्रति क्या है, उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिमास न, प्रतिदिन, प्रतिमास। तथा यथा, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, यथासंभव। देखो तथा, यथा तथा मिल गया ना, यथा तथा अव्यय मिलके, तो यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र ये आ गया। उर्दू के उपसर्ग में बेइज्जत, बेनकाब, बेआबरू, ये सब किसके हैं? हाँ, बाइज्जत, बाइज्जत, बाइज्जत बरी करना, ठीक। बेनकाब, बेनकाब, बेकाबू, बेकाबू, ये सब कौन से उपसर्ग हैं? उर्दू के उपसर्ग हैं। और ये कौन सा समास है? अव्यय। गैर हाजिर, बखूबी, खूबसूरत, गैर हाजिर, बखूबी, खूबसूरत, ये सब कौन से समास हैं? अव्ययी भाव समास। कौन से समास? अव्ययी। अब इसमें प्रत्यय भी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? अभी हमने उपसर्ग वाला देख लिया, अब देख लेंगे प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय। अब प्रत्यय देखो, जैसे प्रत्यय में लिखो भैया, प्रत्यय में पेट भर, रात भर, न उल्टा हो जाएगा। भर पेट वहाँ देखो लिखे हो, भर पेट वहाँ लिखे हो, अब उल्टा कर दो, पेट भर। अब भर कहाँ चला गया? पीछे। तो देखो भर पेट पहले था तो भर था, अब पेट भर, पेट भर, भर कहाँ गया? हाँ हाँ, प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय। और लिख लो रात भर, रात भर, देखो भर कहाँ चला गया? पीछे। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, पर्यंत कहाँ गया? पीछे। तो जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, पर्यंत, पर्यंत लिखो, कैसे लिखा जाएगा? जीवन पर्यंत, न ऐसे, पर्यंत, जीवन पर्यंत, ठीक। तो ये क्या है? संधि वाले। अब कुछ शब्द संधि के होंगे, जैसे यण संधि वाला अगर मिल जाए, प्रत्येक, देखो संधि वाला, संधि जैसे प्रत्येक में कौन सी संधि वाले जो शब्द होते हैं? संधि वाले शब्द जैसे प्रत्येक, प्रति जमा एक, प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। तो देखो यहाँ प्रति, प्रति प्लस एक, प्रति क्या है? उपसर्ग है, याद करो। प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, संधि अभी पढ़ा के आए हैं। और यण संधि है ना, क्यों? क्योंकि ये कौन सा परिवार? दूसरा परिवार, और ये तीसरा, दूसरा और तीसरा मिले प्रत्येक बन गया, तीसरा ही बना, तो कौन सा? हाँ, यण संधि। यण यानी यण में कितने अक्षर? दो। तो दूसरे परिवार के साथ चाहे पहला जुड़े, चाहे दूसरा जुड़े, चाहे तीसरा जुड़े, चाहे चौथा, चाहे तीसरा, चौथा तो था नहीं, तो तीनों में से चाहे जो जुड़े, लेकिन असमान जुड़े। तो देखो यहाँ ई है और यहाँ ए है, असमान है, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ रहा है, कौन सी संधि? यण। अगर तीसरे के साथ कोई जुड़े तब अयाद संधि। कौन सी संधि? पढ़ा दिए, खूब अच्छे से रिपीट करो उसको। प्रत्येक, प्रति जमा एक बराबर कौन सा? प्रत्येक, ठीक। प्रत्येक में कौन सी समास है? हाँ, प्रत्यक्ष, प्रति जमा अक्ष, प्रति जमा अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहते हैं ना, प्रत्यक्ष। तो बताओ इसमें भी कौन सी संधि? अगर संधि वाले शब्द मिल गए तो वो भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अब संधि वाले भी पद, अव्ययी भाव समास। और लिखो शब्द आवृत्ति वाले, अगर कोई शब्द आवृत्ति वाले शब्द हैं, समास, शब्द आवृत्ति, शब्द आवृत्ति वाले, शब्द आवृत्ति, शब्द आवृत्ति जैसे धीरे धीरे, दिनों दिन, रातों रात, धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, झमा झम, खटा खट, टना टन, न, ये सब कौन सा समास है? न, आवृत्ति। शब्द आवृत्ति अगर हो रही है तो समझ जाना कौन सा समास है? रातों रात, दिनों दिन, साथों साथ, हर हर, न, ये सब कौन से समास मिल जाएंगे? अगर साहचर्य शब्द मिल जाए, कभी कभी साहचर्य शब्द लिखो, साहचर्य शब्द, साहचर्य शब्द, साहचर्य शब्द में लिखो साहचर्य शब्द। पूजा पाठ, पूजा पाठ लिखो, पूजा पाठ, मेल मिलाप,
बाजार हाट, हाय बाय, पूजा पाठ, पूजा पाठ, बाजार हाट, हाय बाय, बाजार हाट, बाजार हाट, हाय बाय, हाय बाय। ठीक, ये सब शब्द सहचर्य शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द? सहचर्य। ये भी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास ना। और निरर्थक शब्द मिल जाए, पानी वानी, चाय वाय, खाना पीना ना, ये हाँ निरर्थक शब्द। जैसे निरर्थक शब्द कभी मिल जाए, निरर्थक, निरर्थक एक का तो अर्थ रहता है, दूसरे का अर्थ। जैसे चाय वाय, चाय के साथ वाय, चाय वाय ना, चाय वाय, ये कहलाता है। पानी वानी, पानी वानी, पानी वानी, ये सब कौन से समास हैं? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अनुकरणात्मक शब्द आ जाए। कैसा शब्द? अनुकरणात्मक शब्द। हिन हिन, झिक झिक ना, हिन हिन झिक, अनुकरणात्मक लिख लो। टिक टिक, धड़ाधड़, खटाखट, दुख दुख, हाँ ठेला मेला, हाँ दोनों का अर्थ है, ठेला भी और मेला भी, ये द्वंद्व हो जाएगा ना। चलो, इसके दोनों पद प्रधान हैं। ठीक, दोनों पद प्रधान है, ठेला भी और मेला भी, तो द्वंद्व समास ना। अब जैसे लिखो टिक टिक, अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक शब्द। जैसे टिक टिक, दुख दुख, टिक टिक, दुख दुख, टिक टिक, नहीं वही रहे, टिक टिक, दुख दुख, दुख दुख, टिक टिक, दुख दुख, लिख लिए। खन खन, धड़ाधड़, खटाखट ना, धड़ाधड़, खटाखट, लिख लो जो बोल रहे हैं, खटाखट। ये सब कौन से समास हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण इतने हो सकते हैं, देख लो। टिक टिक, धड़ाधड़। अब एक और होता है, रोटी कपड़ा मकान ना, रोटी कपड़ा मकान, तीन तीन वाले। हाँ देखो उसमें दिया है। कुछ शब्द ऐसे देख लो जिसमें दो समास हैं, बहुव्रीहि भी है और अव्ययी भी। जैसे सपरिवार, सपरिवार, देखो सपरिवार कहने का सेंस है कि परिवार के साथ, यानी कोई तीसरा व्यक्ति विशेष। सपरिवार माने कोई व्यक्ति विशेष, तो यानी सपरिवार, सपरिवार। सचेत, सचेत, संदेह न, संदेह, सचेत संदेह, सपरिवार सचेत संदेह, लिख लो न। निर्धन निर्लज्ज, निर्धन, निर्धन और निर्लज्ज, 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 ये निर्लज्ज। इन सब में दो समास है, बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि के साथ साथ अव्ययी। इसमें बहुव्रीहि प्लस, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि प्लस अव्ययी, प्लस अव्ययी। याद करके रखना, इसमें बहुव्रीहि भी है और कौन है? अव्ययी भाव समास है। ठीक, ये अव्यय किसे कहते हैं या निपात किसे कहते हैं? जिस पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अव्यय किसे कहते हैं? जिस पर लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई प्रभाव न पड़े। लिंग मतलब स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। जैसे भरपेट पे कोई प्रभाव डालो, वह भरपेट खाना खाती है, वह भरपेट खाना खाता है, वह भरपेट खाना खाता है, वह भरपेट खाना खाता था। भरपेट पे समय का प्रभाव पड़ा न, तो काल का नहीं पड़ा, लिंग का भी नहीं पड़ा। वचन, वह भरपेट खाना खाता है और वे भरपेट खाना खाते हैं। वे माने बहुत सारे लोग, तो वचन का कोई प्रभाव पड़ा। तो जिस पे लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक, अब अव्ययी हो गया, कल हम आगे देखेंगे। आज टाइम हो गया है, कल तो छुट्टी रहेगी आपकी, परसों पढ़ेंगे अब।